नमस्कार। अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते वक्त एक सवाल जरूर मन में आता है कि गांधी जी के इतने सारे आंदोलनों का जो क्रम है उसे याद कैसे रखें। चंपारण, फिर खेड़ा, फिर असहयोग, हरे बाप रे, लिस्ट तो बहुत लंबी है। बिल्कुल। और एग्जाम के प्रेशर में तो अक्सर ये जरूरी तारीखें और घटनाएं दिमाग से निकल ही जाती हैं। पर अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आज हम इसी मुश्किल का एक बहुत ही आसान और पक्का समाधान लेकर आए हैं। हाँ, ये तो लगभग हर स्टूडेंट की कहानी है। इतने सारे आंदोलन, उनकी अलग अलग तारीखें और सबके पीछे के कारण, इन सबको एक साथ याद रखना सच में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि इन सबको याद रखने का एक जादुई तरीका मौजूद है? और ये रहा वो जादुई तरीका। बस एक छोटी सी लाइन याद रखनी है। च खे अस स ना भ छो क भा। हो सकता है ये सुनने में पहली बार थोड़ा अजीब लगे, लेकिन यकीन मानिए, गांधी जी के सभी बड़े आंदोलनों की टाइमलाइन को अनलॉक करने की यही मास्टर चाबी है। एकदम सही। आज हम इसी ट्रिक को पूरी तरह से डीकोड करेंगे और देखेंगे कि ये कैसे काम करती है और कैसे आपके सारी कंफ्यूजन को दूर कर सकती है। तो चलिए आज के हमारे सफर का रोड मैप देख लेते हैं। सबसे पहले हम इस कमाल की मेमोनिक ट्रिक के राज को समझेंगे। फिर हम गांधी जी के शुरुआती सत्याग्रहों पर चलेंगे, उसके बाद देशव्यापी आंदोलन, फिर नमक कानून और आखिर में आज़ादी के लिए अंतिम संघर्ष की बात करेंगे। और हाँ, सबसे आखिर में एग्जाम के लिए जरूरी पॉइंट्स का एक फटाफट रीकैप को बनता ही है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन के साथ, मेमोनिक ट्रिक का खुलासा। इस ट्रिक को समझना ही इस पूरे टॉपिक की नींव रखने जैसा है। तो सवाल ये है कि ये ट्रिक आखिर काम कैसे करती है। बहुत ही आसान है। इसका हर अक्षर एक आंदोलन के बारे में बताता है। चलिए एक एक करके इसे तोड़ते हैं। च से है चंपारण, जो 1917 में हुआ। फिर खे से खेड़ा, 1918। अ से अहमदाबाद मेल हड़ताल, ये भी 1918 में ही। और स से है असहयोग आंदोलन, जो 1920 से शुरू हुआ। इसके बाद ना से नमक सत्याग्रह, जिसे हम दांडी मार्च भी कहते हैं, ये हुआ 1930 में। अब आखिर के कुछ अक्षरों पर खास ध्यान दीजिए। भ से भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और छो से व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940। यहाँ एक छोटी सी बात समझनी जरूरी है। आप देखेंगे कि कुछ अक्षर जैसे क से खिलाफत, जो 1919 में हुआ, और भा से भारत में सविनय अवज्ञा, जो 1930 में, वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में थोड़ा सा अलग है। ये ट्रिक दरअसल सभी जरूरी आंदोलनों के नाम एक साथ याद रखने का एक शानदार तरीका है। हम आगे इन सभी को उनकी सही तारीखों के हिसाब से ही समझेंगे, लेकिन ये मेमोनिक एग्जाम में आपको नामों का क्रम याद दिलाने में हमेशा मदद करेगा। बहुत बढ़िया। अब जब हमने ट्रिक समझ ली है, तो चलिए गांधी जी के भारत आने के बाद के शुरुआती आंदोलनों पर नजर डालते हैं। ये आंदोलन बहुत ज्यादा जरूरी थे, क्योंकि इन्हीं से गांधी जी भारत में एक बड़े नेता के तौर पर उभरे। और इन्हीं से देश ने पहली बार सत्याग्रह की असली ताकत देखी। भले ही ये क्षेत्रीय मुद्दे थे, लेकिन इनकी सफलता ने ही आगे चलकर बड़े बड़े राष्ट्रीय आंदोलनों की नींव रखी थी। तो हमारी कहानी शुरू होती है साल 1917 में, बिहार के चंपारण जिले से। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद भारत में गांधी जी का पहला बड़ा और संगठित सत्याग्रह था। ये आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हुआ। वहां के एक स्थानीय किसान नेता थे, राजकुमार शुक्ल। उन्होंने ही गांधी जी से चंपारण आकर हालात देखने की गुजारिश की थी। तो चंपारण में असल में प्रॉब्लम क्या थी? वहां पर एक प्रथा चलती थी, तीन कठिया प्रथा। इसका मतलब था 3 कट्ठा, यानी किसानों को अपनी जमीन के हर 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे हिस्से पर अंग्रेजों के लिए नील की खेती जबरदस्ती करनी पड़ती थी। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती थी। अंग्रेज बागान मालिक ना सिर्फ उनसे ये खेती करवाते, बल्कि नील का दाम भी वो खुद ही तय करते थे, जो मार्केट रेट से बहुत ही कम होता था। ऊपर से जब जर्मनी में सिंथेटिक डाई बन गई, तो नील की मांग कम हो गई। लेकिन अंग्रेज मालिक किसानों को उनके कॉन्ट्रैक्ट से आज़ाद करने के बदले में उनसे भारी लगान वसूल रहे थे। इस वजह से किसान कर्ज के बोझ तले दबे जा रहे थे। गांधी जी जब चंपारण पहुंचे, तो उन्होंने सबसे पहले किसानों की समस्याओं को बहुत गहराई से समझा और शांतिपूर्ण विरोध का रास्ता चुना। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी जैसे बड़े वकीलों के साथ मिलकर एक पूरा सर्वे किया और हजारों किसानों के बयान दर्ज किए। इस अहिंसक दबाव का नतीजा ये हुआ कि ब्रिटिश सरकार को एक जांच कमेटी बनानी पड़ी, जिसके सदस्य खुद गांधी जी भी थे। और आखिरकार चंपारण कृषि अधिनियम पास हुआ, जिसने इस तिनकठिया प्रथा को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ये भारत में गांधी जी के सत्याग्रह की पहली और बहुत ही शानदार जीत थी।
इसने साबित कर दिया कि बिना हिंसा के सच के रास्ते पर चलकर भी ताकतवर ब्रिटिश हुकूमत को झुकाया जा सकता है। चंपारण के ठीक 1 साल बाद 1918 में गांधी जी गुजरात के खेड़ा जिले पहुंचे। यहां पर मामला थोड़ा अलग था। जैसा कि स्लाइड में दिख रहा है, एक तरफ थी ब्रिटिश सरकार जो फसल बर्बाद होने के बाद भी किसानों से पूरा लगान वसूलना चाहती थी, और दूसरी तरफ थे किसान जिनकी फसल भारी बारिश और अकाल की वजह से 1/4 भी नहीं बची थी। कानून के हिसाब से तो ऐसी हालत में लगान माफ हो जाना चाहिए था, पर अधिकारी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। यहीं पर गांधी जी को सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे एक मजबूत साथी का साथ मिला। गांधी जी ने किसानों से लगान न देने की शपथ दिलवाई और एक बहुत ही अनुशासित नो टैक्स अभियान चलाया। आखिर में सरकार को झुकना पड़ा और ये आदेश देना पड़ा कि लगान सिर्फ उन्हीं से वसूला जाए जो इसे देने में समर्थ हैं। साल 1918 में ही गांधी जी एक और संघर्ष में शामिल हुए, लेकिन इस बार मामला किसानों का नहीं बल्कि अहमदाबाद की कपड़ा मिलों में काम करने वाले मजदूरों का था। और यहाँ मुद्दा था उनकी मजदूरी का। हुआ ये था कि शहर में प्लेग की बीमारी फैली थी, तो मजदूरों को एक प्लेग बोनस दिया जाता था। अब जब प्लेग खत्म हो गया तो मिल मालिकों ने वो बोनस बंद करने का फैसला कर लिया, जबकि पहले विश्व युद्ध के वजह से महंगाई आसमान छू रही थी। मजदूर अपने तनख्वाह में 35% की बढ़ोतरी चाहते थे, पर मालिक सिर्फ 20% देने को ही तैयार थे। जब बातचीत से कोई रास्ता नहीं निकला और हड़ताल भी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी, तो गांधी जी ने एक ऐसा कदम उठाया जो भारतीय राजनीति में बिल्कुल नया था। उन्होंने मजदूरों का हौसला बढ़ाने के लिए खुद आमरण अनशन यानी भूख हड़ताल शुरू कर दी। ये पहली बात था जब गांधी जी ने इस शक्तिशाली हथियार का इस्तेमाल किया था। उनके इस कदम ने मिल मालिकों पर जबरदस्त नैतिक दबाव डाला और वो घबरा गए। अंत में एक कमेटी बनाई गई और मजदूरों को उनकी 35% मजदूरी बढ़ोतरी मिल गई। ये आंदोलन दिखाता है कि गांधी जी के तरीके कितने अलग और असरदार थे। चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद की सफलताओं ने गांधी जी को एक क्षेत्रीय नेता से राष्ट्रीय नेता बना दिया था। अब उनकी रणनीति का दायरा भी पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो रहा था। बिल्कुल, अब वक्त था छोटे छोटे क्षेत्रीय मुद्दों से आगे बढ़कर पूरे देश को एक साथ एक धागे में पिरोने का। और यहीं से शुरू होता है राष्ट्रव्यापी आंदोलनों का वो दौर जिसने ब्रिटिश शासन की नींव हिलाकर रख दी। इस दौर का पहला बड़ा आंदोलन था खिलाफत आंदोलन। इसका सीधा कनेक्शन भारत से नहीं बल्कि तुर्की से था। पहले विश्व युद्ध में तुर्की की हार हो गई थी। इसके बाद अंग्रेजों ने वहां के खलीफा, जिन्हें दुनिया भर के मुसलमान अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे, उनकी सारी शक्तियों को लगभग खत्म कर दिया था। इस बात से भारत के मुसलमान बहुत नाराज थे। गांधी जी ने इसे अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने का एक सुनहरा मौका समझा। उन्होंने अली बंधुओं यानी शौकत अली और मोहम्मद अली के साथ मिलकर इस आंदोलन को पूरा समर्थन दिया, जिसने आगे चलकर असहयोग आंदोलन के लिए एक बहुत मजबूत जमीन तैयार की। खिलाफत आंदोलन के साथ साथ ही गांधी जी ने एक और बहुत बड़े आंदोलन की शुरुआत की, असहयोग आंदोलन। इसके पीछे जो बड़े कारण थे वो थे रॉलेट एक्ट जैसा काला कानून, जिसके तहत किसी को भी बिना मुकदमे के जेल भेजा जा सकता था, और हाँ, जलियांवाला बाग का वो भयानक हत्याकांड। गांधी जी का मानना था कि भारत में अंग्रेजों का शासन हम भारतीयों के सहयोग से ही चल रहा है। अगर हम भारतीय सहयोग करना बंद कर दें तो ये पूरा शासन 1 साल के अंदर ढह जाएगा। इसीलिए उन्होंने लोगों से सरकारी नौकरियों, स्कूल कॉलेजों, अदालतों और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करने को कहा। साथ ही स्वदेशी को बढ़ावा देने, चरखा चलाने और राष्ट्रीय स्कूलों की स्थापना पर भी जोर दिया गया। इस आंदोलन को पूरे देश से जबरदस्त समर्थन मिला। असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था, लेकिन तभी फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नाम की जगह पर एक हिंसक घटना हो गई। हुआ ये कि शांति से प्रदर्शन कर रही भीड़ पर पुलिस ने गोली चला दी। इसके जवाब में गुस्साई भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। गांधी जी इस हिंसा की खबर सुनकर बहुत दुखी हुए। उनका ये अटूट विश्वास था कि आज़ादी का महान लक्ष्य किसी भी तरह की हिंसा से हासिल नहीं किया जा सकता। अपने सिद्धांतों पर टिके रहते हुए उन्होंने तुरंत आंदोलन वापस लेने का ऐलान कर दिया। उस वक्त कई नेताओं ने उनके इस फैसले की आलोचना भी की, लेकिन गांधी जी के लिए साधन हमेशा साध्य से ज्यादा जरूरी थे। असहयोग आंदोलन के बाद कुछ सालों तक राजनीतिक माहौल थोड़ा शांत रहा, लेकिन 1930 में गांधी जी एक ऐसे मुद्दे के साथ वापस आए जो हर एक भारतीय से जुड़ा था, और वो था नमक। और बस यहीं से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे यादगार अध्यायों में से एक की शुरुआत हुई।
तारीख थी 12 मार्च 1930। गांधी जी ने अपने 78 चुने हुए साथियों के साथ साबरमती आश्रम से अपनी ऐतिहासिक यात्रा शुरू की। मंजिल थी समुद्र के किनारे बसा एक छोटा सा गांव दांडी। और मकसद था वहां पहुंचकर खुद नमक बनाना और अंग्रेजों के जालिम नमक कानून को तोड़ना। ये कानून न सिर्फ भारतीयों को नमक बनाने से रोकता था, बल्कि उस पर भारी टैक्स भी लगाता था। जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ती गई, रास्ते में हजारों लोग इससे जुड़ते चले गए और एक छोटे से ग्रुप से एक विशाल जन सैलाब में बदल गया, जिसे पूरी दुनिया की मीडिया कवर कर रही थी। पूरे 240 मील यानी लगभग 385 किलोमीटर्स की पैदल यात्रा। सोचिए, ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, ये ब्रिटिश साम्राज्य के घमंड पर एक सीधी चोट थी। बिल्कुल, नमक एक ऐसी चीज है जिसे अमीर गरीब हर कोई इस्तेमाल करता है। गांधी जी ने नमक को प्रतीक बनाकर एक बहुत शक्तिशाली संदेश दिया कि ब्रिटिश राज हमारी सबसे बुनियादी जरूरतों पर भी अपना अन्यायपूर्ण कंट्रोल रखता है। 6 अप्रैल को जब उन्होंने दांडी में एक मुट्ठी नमक उठाकर कानून तोड़ा, तो ये पूरे देश के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का एक इशारा था। इसके बाद तो पूरे देश में लोगों ने नमक कानून तोड़ा और अपनी गिरफ्तारियां दी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद आज़ादी की लड़ाई अपने आखिरी और सबसे निर्णायक दौर में पहुंच गई। दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था और अब भारतीयों की मांग सिर्फ सुधार या स्वशासन तक सीमित नहीं थी, बल्कि अब उन्हें चाहिए थी पूर्ण स्वतंत्रता। 1939 में जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, तो ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं से पूछे बिना ही भारत को भी युद्ध में झोंक दिया। इसके विरोध में गांधी जी ने एक बड़े जन आंदोलन की जगह व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया। इसका मकसद युद्ध में बाधा डालना नहीं था, बल्कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकार को जताना था। ये एक तरह का सिंबॉलिक प्रोटेस्ट था, जिसमें चुने हुए लोग सबके सामने युद्ध के खिलाफ भाषण देते थे और अपनी गिरफ्तारी देते थे। इस सत्याग्रह के लिए चुने गए पहले व्यक्ति थे आचार्य विनोबा भावे और उनके बाद थे जवाहरलाल नेहरू। ये दुनिया को बताने का एक तरीका था कि भारत अपनी मर्जी से इस युद्ध में शामिल नहीं है। 1942 आते आते क्रिप्स मिशन के फेल होने के बाद हालात बहुत तनावपूर्ण हो गए थे। अब अंग्रेजों पर दबाव बनाने का ये आखिरी मौका था। 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का ऐलान किया और पूरे देश को एक शक्तिशाली नारा दिया, करो या मरो। इसका मतलब साफ था, या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। ये गांधी जी का अब तक का सबसे साफ और आखिरी आह्वान था, जिसने ब्रिटिश शासन के अंत की शुरुआत कर दी। उन्होंने कहा कि यह संघर्ष अहिंसक होगा, लेकिन इसमें कोई समझौता नहीं होगा। इस ऐलान के फौरन बाद सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन यह आंदोलन जनता ने खुद आगे बढ़ाया। तो ये थी गांधी जी के सभी बड़े आंदोलनों की कहानी हमारे ट्रिक के साथ। अब चलिए एग्जाम से ठीक पहले एक नजर उन जरूरी फैक्ट्स पर डाल लेते हैं, जिन्हें भूलना बिल्कुल मना है। हाँ, इन तारीखों और घटनाओं को बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि इनसे जुड़े सवाल अक्सर एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए एक क्विक फायर राउंड हो जाए। स्पीकर ए, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1915 में। अच्छा, तो बताइए भारत में उनका पहला बड़ा आंदोलन कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह 1917 में। अब बताइए ऐतिहासिक दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई? 12 मार्च 1930 में। और आखिरी सवाल, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। ये 4 फैक्ट्स तो दिमाग में बैठा ही लीजिए। तो ये थी हमारी गांधी जी के आंदोलनों को याद रखने की ट्रिक और उनकी पूरी कहानी। अब अंत में हम आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। आज की दुनिया में जहां इतने सारे झगड़े और विवाद हैं, आपको क्या लगता है गांधी जी की कौन सी अहिंसक रणनीति, चाहे वो सत्याग्रह हो, असहयोग हो या फिर भूख हड़ताल, सबसे ज्यादा प्रासंगिक यानी कि सबसे ज्यादा रेलेवेंट है और क्यों? इस पर सोचिएगा जरूर।